तो आज हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें रेस्पिरेशन पढ़ना है, ठीक है। कोई बता सकते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है? यस मैम। हाँ बोलो। क्या होता है रेस्पिरेशन? बोलो बोलो, बताओ, जो भी समझते हो बोलो। The breakdown of food to release oxygen in form of ATP ठीक है, is known as respiration. ठीक है। और ब्रीदिंग क्या होता है? Breathing, the intake of oxygen and exhalation of carbon dioxide. हाँ, ठीक है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे। पहली है ब्रीदिंग, दूसरा है रेस्पिरेशन, ठीक है। इन दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रीदिंग क्या होता है? जो सिंपली हम एयर लेते हैं, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, उस चीज को ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। एयर में हम क्या ले रहे हैं? इनटेक हम ऑक्सीजन का कर रहे हैं और एक्सेल हम कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? जो हमने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन को यूज करके हमारे जो सेल्स हैं, वो जो फूड हमने डाइजेशन के टाइम पे जो फूड हमारा डाइजेस्ट किया था, उसे हमने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किए थे। अभी क्या होगा कि उन मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो उसी चीज को हम रेस्पिरेशन कहेंगे कि फूड मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। ब्रीदिंग क्या हो जाएगी? सिंपली exchange of gases between lungs and atmosphere, ठीक है। कौन कौन सी गैस है? O2 एंड CO2 का। ठीक है। अच्छा, अब हम जब एक्सेल करते हैं तो CO2 ही बाहर जा रहा है, आप ये कैसे कह सकते हो? देखो, इसके लिए आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, आपने पढ़ा है उस एक्टिविटी को? ये देखो, एक्टिविटी नंबर 6.4, सब लोग देख पा रहे हो? This is visible to all of you? Yes ma'am. Okay. Yes. So can someone tell me like what is happening in this activity? क्या हो रहा है इसमें? रीड आउट करके कोई मुझे बता दो, स्टेप बाय स्टेप, लाइक यहाँ से मुझे रीड आउट करके बताओ। टेक द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइन वाटर, क्या क्या कर रहे हैं हम इसमें? कोई समझ पा रहे हो? ये वाली फिगर ना इस एक्टिविटी की है। क्या हो रहा है इसमें? अनिकेत, आपने पढ़ा हुआ है, आप बता सकते हो? यस मैम, इसमें जो आपका टेस्ट ट्यूब है उसमें लाइम वाटर है एंड फिर उसमें एक दो टेस्ट ट्यूब्स है। फर्स्ट वाले में जो ऑक्सीजन वाला है उसको दिया गया है। ऑक्सीजन? हाँ, मतलब जो हम एयर लेते हैं जिसका हाँ मोस्ट पार्ट ऑक्सीजन है। हाँ, मतलब उसमें मिक्स है ना गैसेस, पिचकारी से जब आप दे यस रहे हो मैम, तो एटमॉस्फेरिक सारे गैसेस मिक्स है ना उसमें। यस मैम। और हाँ। दूसरे में हम लोग अपना जो एक्सेल कर रहे हैं वो वाला एयर है। हम्म, तो जिसमें हम लोग एक्सेल कर रहे हैं वो ज्यादा मिल्की बन जाता है, ज्यादा वाइट बन जाता है,
इन कंपेयर टू द पहला वाला जिसमें ऑलमोस्ट सब मिक्स है। हाँ गुड, ठीक है। तो मैं बताती हूँ अभी आप लोग को कि इसमें हो क्या रहा है। देखो, आपने इस तरीके से 2 टेस्ट ट्यूब लिए थे, ठीक है। इन दोनों में हमने क्या किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर डाला। लाइम वाटर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaOH2, है ना। फ्रेशली प्रिपेयर्ड इसमें भी डाला सेम। इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक पिचकारी से एयर पास कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर है। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एयर जो एक्सलेशन से आ रहा है, एक्सलेशन से जो एयर आ रहा है वो दे रहे हैं। इसमें क्या है, जब हम एक्सेल करते हैं तो CO2 है, वो कैसे प्रूव होगा, इसका कलर जो होता है वो व्हाइट कलर में चेंज हो जाएगा। जैसे ही हमने पिचकारी से जब पास किया तो हम टाइम नोट करेंगे, ठीक है। दोनों ही टेस्ट ट्यूब का हम टाइम नोट करेंगे कि कितने ड्यूरेशन के बाद दोनों व्हाइट कलर में चेंज हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो हमारा ये टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने अपने माउथ से एयर पास किया था, इसमें बहुत ही जल्दी व्हाइट कलर शो करेगा। बट जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने पिचकारी से एयर पास किया था, उसमें थोड़ा स्लो होगा ना। तो इसका मतलब ये प्रूव करता है कि जब लाइम वाटर में हमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराया तो वो हमें जल्दी से लाइम व्हाइट कलर का एक सॉल्यूशन उसने दे दिया, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन क्या शो करता है कि जो हमने माउथ से एयर दिया था उसमें ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 था, पूरा ही CO2 था, ठीक है। समझ रहे हो, ये समझ में आया आप लोग को ये एक्टिविटी? यस मैम। ओके, अब देखो, ब्रीदिंग का एक डायग्राम दिया मैंने आपको ब्रीदिंग को समझाने के लिए। ब्रीदिंग में क्या हो रहा है, ये हमारे बॉडी में, यहाँ से देखो, ये ट्रैकिया होता है जहां से हम एयर लेते हैं। आपने पढ़ा था डाइजेशन के टाइम पे हमारा जो फूड होता है वो एसोफेगस में जाता है, और जो हमारा एयर होता है वो कौन सी पाइप में जाता है, जो एयर होता है वो विंड पाइप में जाता है जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं, है ना। देखो, यहाँ से जो ट्रैकिया होता है वो कनेक्टेड है हमारे लंग्स से, ठीक है। ये जो आपको ब्राउन कलर का ये अंदर पार्ट दिख रहा है ये हमारा लंग्स है। इसके ऊपर में जो ये आपको बोन्स दिख रहे हैं ऐसे, इन्हें रिब केज कहते हैं, ठीक है। रिब केज क्या है, वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है हमारे चेस्ट को, है ना, एंड वो लंग्स को कवर करके रखता है। और जो आपको ये रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, थर्ड डायफ्रैगम, ठीक है। तो जब आप एयर अंदर लेते हो, जब हमने इनहेल किया, यहाँ सेकंड फिगर पे देखो, जब हम इनहेल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो हमारा डायफ्रैगम है वो फ्लैट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो तो इस तरीके से फ्लैट हो गया। तो क्या हुआ, स्पेस बढ़ गया हमारा, है ना। और जो हमारा लंग्स है वो उसमें स्वेलिंग हो गई, एयर अंदर आ गया, ठीक है। समझ रहे हो, कोई कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को? हेलो गाइस, बोलो, सबको समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इनहेलेशन में आपने देखा कि एयर अंदर आया और डायफ्रैगम जो है वो फ्लैट हो गया, एंड यहाँ पे जो स्पेस है ये रिब्स के पास, आप देख रहे हो रिब्स एंड लंग्स के पास जो यहाँ स्पेस है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, और उसने क्या किया, हमें एयर को फिल करने में हेल्प किया, ठीक है। यहाँ पे एयर मैक्सिमम एयर हमने फिल कर लिया। अभी एक्सलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, वही चीज देखो, डायफ्रैगम जो है अपने वापस अपनी पोजीशन पे जा रहा है, इस तरीके से बेंड हो रहा है, एंड एयर जो है वो सारी की सारी बाहर निकाल दे रहे हैं, है ना। तो वापस से जो लंग्स है हमारा वो कंट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ से ये एक्सलेशन हो गया। तो हमारा जो लंग्स है वो इस तरीके से काम करता है कि एयर आता है तो क्या होती है, वो फूल जाते हैं, एयर को अपने अंदर लेते हैं, और जो डायफ्रैगम होता है उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जो डायफ्रैगम होता है वो एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग
भी होता है कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम एंड जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डिफरेंशिएट भी कर रहा है ना। जो डायफ्राम के नीचे हमारा क्या होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद होता है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? Yes, ma'am. तो ये हमारी ब्रीदिंग। अभी रेस्पिरेशन में क्या होता है हम देखेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन में हमें सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है। ब्रीदिंग को हम एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, वो रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, बट वो क्या हो रहा है, सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है, सेल्स के बाहर हो रहा है वो चीज। ठीक है, अब हमें इंट्रा सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ना है कि हमारे सेल्स के अंदर में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, अभी आपने बताया था कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आप कह सकते हो। फूड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। किस फॉर्म में होगी वो, एटीपी के फॉर्म में होगी। ठीक है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ metabolic reactions occurring inside the cell to convert biochemical energy that we get from food into a chemical compound called ATP। ATP क्या होता है, ATP का फुल फॉर्म याद है ना आप लोग को, Yes, ma'am. क्या होता है? Adenosine triphosphate. हाँ, ठीक है, देखो इसका एक सिंपल डेफिनेशन आप बोल सकते हो, और प्रोसेस ऑफ breakdown means oxidation of food। ठीक है, oxidation of food to get energy in the form of ATP। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये दो तरीके का हो सकता है। पहला एरोबिक, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, कोई बता सकता है ये एरोबिक क्या है और एनाएरोबिक क्या है? Aerobic is in the presence of Aerobic means in the presence of oxygen and anaerobic means absence of oxygen। absence of ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है बायोकेमिकल मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यहाँ पे ये टर्म मेटाबॉलिक रिएक्शंस, इसका मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब हमने डाइजेशन में भी पढ़ा हुआ है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होता है उसका मतलब?
डे टू डे लाइफ में रिएक्शंस होते हैं लाइक हाँ, डे टू डे लाइफ में क्या रिएक्शंस होते हैं? डाइजेशन। देखो, जो भी हमारी बॉडी में केमिकल मैम। रिएक्शन। हाँ मैम मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, बोलो, आप बोलो आदित्य। मैम जहाँ कहीं भी दो छोटे छोटे सबस्ट्रेट को मिलके एक बड़ा प्रोडक्ट बन जाए या फिर कोई बड़ा प्रोडक्ट छोटे सबस्ट्रेट में टूट जाए तो वो हाँ, सारे। जो आप बोल रहे हो वो इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दो पार्ट हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, है ना। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का बनना, और कैटाबॉलिज्म का मतलब कंपाउंड का टूटना, ठीक है। और इन्हीं दोनों रिएक्शंस को मिलाकर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रहे हैं, मतलब कुछ कंपाउंड्स बन रहे हैं तो कहीं पे कंपाउंड्स टूट रहे हैं, है ना। दोनों ही हमें क्या दे रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं। बन रहा है तो भी हमें एनर्जी मिलेगी, टूटेगा तो भी एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस का मतलब आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो अभी हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, जो दो टाइप्स के होते हैं। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या क्या होता है ये एरोबिक और एनारोबिक? एरोबिक रेस्पिरेशन मैम होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और एनारोबिक इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, ठीक है। देखो, सिंपल एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं। जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट, वो क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या है? हमारा सबस्ट्रेट है। सबसे पहले ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है एंड साइटोप्लाज्म के अंदर ये कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। अभी क्या होगा? ये पायरुविक एसिड जो साइटोप्लाज्म के अंदर बना था, यहाँ पे क्या है? अभी ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, एब्सेंस है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ। अभी क्या होगा? पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मूव कर जाएगा। सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एंड यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सेल्स क्या बनाएंगे? इनके अंदर क्रेब्स साइकिल होगी और हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनना है लाइक CO2, वाटर एंड एनर्जी, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर मान लो ये प्रोसेस हो नहीं पाया, कभी कभी समझो ऐसा कि हमने बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, या कोई गेम खेल लिया, तो हमें क्या होगा? हमारी एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, है ना। खत्म हो रही है एनर्जी, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू वो एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, या फिर कोई भी बैडमिंटन खेल रहे हैं तो खेलते जा रहे हैं, आज अच्छा लग गया तो हम खेलते ही जा रहे हैं बैडमिंटन, है ना। हाथ में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी हम खेल रहे हैं एफर्ट्स लगा के। तो एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी? तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड होता है ना, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में, अभी तो हमने ज्यादा गेम खेल लिया तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया हमारी बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या होगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना जाकर क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट ना करके क्या होगा? पायरुविक एसिड जो है वो डायरेक्ट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें एनर्जी मिलेगी, पर वो बहुत ही कम मिलेगी एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। सिर्फ देखो 2 ATP मिल रही है, और यहाँ पे जो ATP मिलती है वो ऑलमोस्ट 38 ATP तक मिल जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है आप लोग को? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चल रहा है, ठीक है।
ये क्लियर हुआ आप लोग को? ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया, देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, जो ग्लूकोज हमारा सबस्ट्रेट था उसे हमें तोड़ना है एनर्जी में, ठीक है। तो जब आप, हमारी बॉडी जब नॉर्मल है, जब हम नॉर्मल कोई काम कर रहे हैं कभी भी मान लो, तो वहां अभी हमारे अंदर क्या हो रहा है, लाइक अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अभी आप सबके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा होगा, है ना। पहले क्या होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। इस कन्वर्जन के लिए किसी भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी हो जाता है। पर क्या है, अभी वो पायरुविक एसिड बनकर फिर कहाँ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाले पार्ट में क्या होगा, वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेगी और फिर वहां पे क्रेब्स साइकिल, फिर उसके बाद फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा, तो वहां पे एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। फाइनली जो हमें चाहिए, जो एटीपी जो हमें चाहिए वहां पे हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो एटीपी मिलता है ना, बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब हमें बाकी फंक्शंस को करने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू हमें एटीपी मिलता है वो काफी लार्ज अमाउंट में मिलता है, ठीक है। आप देख रहे हो जैसे यहाँ पे 38 मिल रहा है, ये थ्योरेटिकली आप 38 पढ़ते हो, बट जब प्रैक्टिकली ऐसा होता है तो 30 से लेकर 32 एटीपी तक आपको मिलता है, ठीक है। लेकिन वही चीज क्या होती है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई भी ऐसा हार्ड वर्क कर रहे हो जहाँ पे आप क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगा देते हो, आपकी सांस फूलने लग जाती है ना, ब्रीदिंग थोड़ा कम हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुविक एसिड होता है वो डायरेक्टली लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है, ठीक है। और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है, सपोज 2 एटीपी मिल जाता है, जिससे थोड़ी बहुत एनर्जी हमें मिलती रहती है ताकि हम वो फंक्शन परफॉर्म करते रहें, ठीक है। इसलिए क्या होता है, कभी कभी आप जब बहुत ज्यादा काम कर लेते हो, बहुत ज्यादा आपने कोई गेम खेल लिया, तो फिर देखते हो फिर रात में जब सो तो फिर अगले दिन बहुत ज्यादा आपके हाथ में पैर में ऐसे दर्द होने लग जाता है ना। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ऐसा होता है ना। क्यों होता है वो, क्योंकि वो जो लैक्टिक एसिड होता है ना वो आपके बॉडी में ऐसे स्टोर हो जाता है, ठीक है। लैक्टेट के फॉर्म में वो आपकी टिश्यूज में स्टोर हो जाता है, इसकी वजह से दर्द होता है, ठीक है। ये तो हुआ हमारे एनिमल्स में कि ये किस तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, उनमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वो मैम- कैसे? हाँ मैम लैक्टिक एसिड ही क्यों बना पायरुविक एसिड से? देखो, पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। और ये जो लैक्टिक एसिड होता है वो भी 3 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। समझ रहे हो? यस मैम। तो इसलिए वो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हो जाता है। ये ग्लूकोज हमारा जो होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड होता है। यहाँ जब ये 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। और फिर वापस से जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हो तो यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड का ये लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन क्या होता है? ये भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। हमारे ईस्ट के सेल्स में क्या होता है, देखो ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट क्या होते हैं? हम एक प्रकार का फंजाई होता है। हाँ, एक प्रकार का फंजाई होता है, आप उसको सिंगल सेल फंजाई भी कह सकते हो, ठीक है। यूनिसेलुलर होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा पायरुविक एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईस्ट सेल्स के अंदर इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और यहाँ पे भी 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। इथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए भी आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है, ये देखो एक्टिविटी नंबर 6.5। इसमें हम कैसे पता कर रहे हैं कि फर्मेंटेशन में हमारे पास CO2 और इथेनॉल आ रहा है, यही शो करने के लिए ये हमने एक्टिविटी परफॉर्म किया। इसमें हमने क्या किया,
कि टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सॉल्यूशन एंड ऐड सम ईस्ट टू दिस। हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है। देखो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इस एक्टिविटी में हम क्या देख रहे हैं कि हमने एक बीकर लिया। अभी हमने इसमें क्या किया, कोई भी शुगर सॉल्यूशन या फिर कोई भी फ्रूट जूस डाल दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा ईस्ट डाल दिया एंड इसे पूरी तरीके से कवर कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, थोड़ी देर के बाद हमने क्या किया, यहाँ से एक इस तरीके से पाइप में एक टेस्ट ट्यूब लिया। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या रखा, लाइम वाटर रखा, ठीक है। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था लाइम वाटर हमारा व्हाइट हो गया था, जब हमने एक्सेल किया था तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में वो व्हाइट कलर शो कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ईस्ट है इसने फ्रूट जूस के ऊपर काम किया और उसको तोड़ा, ठीक है। यहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होगा। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से क्या रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। वो हमें कैसे पता चला, जब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने लाइम वाटर रखा हुआ है। तो यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड गया तो ये धीरे धीरे अपना कलर इसने चेंज कर लिया, व्हाइट कलर हमें शो करने लगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है ना। और जब आप क्या करोगे कि जब आप इसे स्मेल करोगे इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के बाद, तो आपको ऐसा पंजेंट टाइप स्मेल आएगा, जैसे इथेनॉल का स्मेल, ठीक है। आपको उस टाइप की स्मेल आएगी। तो इससे क्या पता चला कि इथेनॉल भी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस हुई, ईस्ट ने फर्मेंटेशन किया और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इसने रिलीज किया, ठीक है। देखो ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन था। तो अभी इतना आपको क्लियर है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। मैम क्रेब्स साइकिल क्या होता है? हाँ, मैं आपको अभी एरोबिक रेस्पिरेशन का थोड़ा डिटेल बताऊंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अभी आपको इतना पहले क्लियर है, मैंने जो शॉर्ट में आपको बताया एरोबिक एनारोबिक क्या होता है। यस मैम। ओके, ठीक है। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। देखो, जो मैंने आपको भी बताया था इस डायग्राम के थ्रू आप समझो कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज जो होता है वो फाइनली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फिर ये क्या हो रहा है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है। यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चल रही है। क्रेब्स साइकिल से जो भी प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं वो फाइनली क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को जनरेट करता है क्रेब्स साइकिल और फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, ठीक है। वहां से फाइनली हमें देखो ये लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी मिल रहा है। अब देखो इस डायग्राम में हो क्या रहा है, अब समझाती हूँ। फर्स्ट चीज है हमारी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को आपने कभी पढ़ा है पहले? ग्लाइकोलिसिस को एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं, किसी को पता है? इसे हम ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पाथवे को स्टडी किया था, उन्हीं के नाम पे पाथवे है। एमडिन मेयरहोफ। हाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑलमोस्ट 10 रिएक्शंस यहाँ पे होते हैं। आपको इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है उसके अंदर के नाम को, बस आप समझो कि क्या होता है। यहाँ पे पायरुवेट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं।
फाइनल जो प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलिसिस का वो पायरुविक एसिड होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है जिससे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है, और ये ग्लूकोज जो होता है हमारा 6 कार्बन का होता है, ये हमारे 3 कार्बन के होते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 स्टेप्स एंड 10 एंजाइम्स भी इसमें काम करते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स यूज होते हैं, ठीक है। और फाइनली हमारा जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोसोल के अंदर एक्चुअली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा इस पायरुविक एसिड का, इसका ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कैसे होगा, प्रेजेंस ऑफ एयर में होता है ना, एयर के प्रेजेंस में ही ऑक्सीडेशन हो पाएगा। तो क्या होगा हमारा 3 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड था ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होता है और एक NADH भी रिलीज होता है, ठीक है। ये हमारा सेकंड हो गया। पहला क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस में क्या हुआ, ग्लूकोज जो है हमारा वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। फिर सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ, उस पायरुवेट का ऑक्सीडेशन हुआ और पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। इसे हम इस स्टेप को पायरुवेट डीकार्बोजाइलेशन भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये कनेक्टिंग स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का, ठीक है। ये जो स्टेप होता है दिस इज अ कनेक्टिंग स्टेप बिटवीन glycolysis and Krebs cycle। इतना समझ में आया सभी को? आप सब बताओ, आप सबको क्लियर हो रहा है ये? कौन कौन है हमारे साथ? रिद्धिमा, रिद्धिमा, शाश्वत, आप क्लियर है सभी को? क्या क्या हुआ अभी तक? अच्छा, क्या क्या हुआ अभी तक, हमने क्या क्या पढ़ा, आप बता सकते हो? हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया अभी एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर? बच्चे सबको समझ में आ रहा है ना कि ऊपर से चला जा रहा है? बोलो, लेट मी नो कि मैं और थोड़ा समझा सकूं। वैष्णवी, उज्जवल, यस मैम आ रहा है। हाँ क्या आया, आप बताओ। अभी ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या पढ़ा? हम लोग अभी ग्लाइकोलाइसिस पढ़ रहे थे, तो उसमें पहला स्टेप जो रहता है वो ग्लूकोज जो रहता है वो साइटोसोल में पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है हाँ, इन अच्छा, प्रेजेंस ऑफ साइटोसोल, साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल क्या होता है? मैम नहीं पता। साइटोसोल नहीं पता, ओके। तो आपने पूछा क्यों नहीं साइटोसोल क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या होता है पता है? ये हमारा यस सेल है। मैम। हाँ, क्या होता है साइटोप्लाज्म, बताओ। मैम फ्लूइड सब्सटेंस जो सेल के अंदर होता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये सारे साइटोप्लाज्म है। अभी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होगा?
क्या क्या मिलेगा हमें साइटोप्लाज्म के अंदर, क्या क्या होगा? सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेसिकल्स, गोल्जी बॉडी होगा, यस मैम। न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। तो साइटोसोल क्या होगा कि जो आपको ये सब पार्ट दिख रहे हैं अदर देन सेल ऑर्गेनेल्स, अगर आप हमारे जो साइटोप्लाज्म के अंदर से अगर हम न्यूक्लियस को बाहर निकाल दें एंड सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अगर बाहर निकाल दें तो हमारे पास जो फ्लूइड बचेगा उसे क्या कहेंगे हम? साइटोसोल, ठीक है। समझ लो Yes. आप। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हो रही है ये कहाँ पे हो रही है? वो साइटोसोल में हो रही है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो साइटोसोल है वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस चल रही है, फिर वापस से वो ऑक्सीडेशन करने कहाँ पे जाती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाती है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ पे मान लो साइटोसोल के अंदर हमारी ग्लाइकोलिसिस हुई, ठीक है, पायरुविक एसिड बन गया। अभी पायरुविक एसिड जो है हमारा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा एंड उसका वहां पे ऑक्सीडेशन होगा, क्रेब्स साइकिल यहाँ पे चलेगी, ठीक है। इतना समझ में आया? Yes मैम। ठीक है। तो हमारी ग्लाइकोलिसिस से फर्स्ट स्टेप क्या हुआ था कि हमारा पायरुविक एसिड बन गया था, है ना। फिर पायरुविक एसिड हमारा क्या हुआ कि उसका डीकार्बोजाइलेशन हुआ और वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? पायरुवेट डीकार्बोजाइलेशन का जो प्रोसेस होता है ये कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ठीक है। अभी जो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, अब ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा। क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है? हमारी मैट्रिक्स के अंदर होती है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को और किन किन नामों से हम जानते हैं? इसे दो और नामों से जाना जाता है, क्या क्या होता है वो? इसे हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। और एक नाम होता है इसका साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला जाता है, ठीक है। और तीसरा होता है क्रेब्स साइकिल। तो कंफ्यूज मत होना अगर आपको ये नाम कहीं अलग अलग जगह पे ऐसे दिख जाए तो, क्योंकि तीनों एक ही चीज होगी, है ना, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? हमारे within the matrix of mitochondria। देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी जो हमारा एसिटाइल कोए बना था, ये दो कार्बन मॉलिक्यूल था। क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या होता है? ऑक्सैलो एसीटेट नाम का कंपाउंड रहता है, ठीक है, जो 4 कार्बन का होता है। ये दोनों कंबाइन करते हैं एंड एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल का कंपाउंड फॉर्म करते हैं जिसे हम सिट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो देखो पहला ही कंपाउंड हमारा सिट्रेट बन रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? साइट्रिक एसिड साइकिल। जो फर्स्ट हमें प्रोडक्ट मिल रहा है एसिटाइल कोएंजाइम से, वो क्या मिल रहा है? सॉरी, जो क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो सिट्रेट बन रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम साइट्रिक एसिड साइकिल भी बोला गया है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये सिट्रेट वापस से फर्दर और कंपाउंड्स बनाएंगे एंड इनके बीच में क्या होता है? ये सारे कंपाउंड्स आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है,
ये वापस से रीजनरेट होता है। ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 स्टेप्स होते हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि NADH और FADH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। NADH बनता है और क्या बनता है, FADH2 बनता है। FADH2 जो होता है वो भी NADH की तरह ही कंपाउंड होता है। NADH का फुल फॉर्म क्या होता है, NADH का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताओ। हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ है केल्विन साइकिल के टाइम पे। क्या होता है? निकोटाइनामाइड एडेनिन। हाँ, और FADH का क्या होगा, FADH का फुल फॉर्म क्या होगा, मैम फ्लेविन एडेनिन। फ्लेविन एडेनिन, ठीक है। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड होता है, ये बनता कैसे है, जो हमारे फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, हमने डाइजेशन में पढ़ा था फैट मॉलिक्यूल्स, हम लोग जब खाना खाते हैं उसमें फैट मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं ना, प्रोटीन होता है, फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो जो ये FADH2 होता है वो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से बनता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ा कि ग्लूकोज ही सबस्ट्रेट है हमारा, ग्लूकोज से हम बना रहे फाइनली एनर्जी, है ना। आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि क्या सिर्फ हम ग्लूकोज ही खाते हैं, हम तो वैरायटी ऑफ फूड्स खाते हैं जिसमें हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना। हमें ग्लूकोज भी मिल रहा है, प्रोटीन भी मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट फैट्स भी मिल रहे हैं, फिर उन सब से हमें एनर्जी नहीं मिलती है। मैम मिल रही है। फिर वो कैसे मिल रही है, मैम मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट ग्लूकोज है। हाँ ठीक है। फिर प्रोटीन्स और फैट्स इन सब का क्या हो रहा है, अच्छा चलो वो बाद में डिस्कस करते हैं हम, पहले आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केल्विन सॉरी क्रेब्स साइकिल समझ में आई। क्रेब्स साइकिल के अंदर हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिले जो हमारे काम के हैं, मैम NADH और FADH। NADH और FADH, ठीक है। अभी इसका ये जो NADH और FADH है ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, जो जो भी हमें अब काम की चीज चाहिए ना, जो हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो इसके अंदर ही मौजूद है, ठीक है। इसका वापस से क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ पे होगा वो, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, इनर मेम्ब्रेन, उनके अंदर होता है ये, ठीक है। ये कैसे होता है अभी हम देख लेते हैं। मिला NADH और FADH2। अब ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो ये हमारा 4th स्टेप हो जाएगा, जिसे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप लोग को याद है? ये समझो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाली इनर मेम्ब्रेन है। और ये जो बीच में इनके स्पेस है, इसे ही हम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो इसी स्पेस में होता है। ये जो बीच वाला स्पेस आप देख पा रहे हो ना, यहीं पे वो होता है। ये हमारा मैट्रिक्स पार्ट है। मैट्रिक्स पार्ट में क्या चल रहा था? क्रेब्स साइकिल चल रही थी, ठीक है। अब क्रेब्स साइकिल से जो हमें NADH FADH2 मिला, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, और वो कहाँ जाएंगे? अब इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? देखो, अब अगर हम इतने पोर्शन को देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे बड़ा करके देखते हैं। इस तरीके से आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर याद है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? सेम उसी तरीके का हमारा ये मेम्ब्रेन भी होगा, ठीक है। इस तरीके से बाइलिपिड लेयर्स होंगे, ठीक है। इतना मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ अभी। यहाँ पे 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं इंटरमेम्ब्रेन के अंदर। इस तरीके से इसे डोनेट करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा इंटरमेम्ब्रेन का स्पेस है। फिर यहाँ पे क्या होता है? एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है, जिसे हम बोलते हैं ATP सिंथेज, ठीक है। अभी देखो, यहाँ नीचे समझो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये मैट्रिक्स वाला पार्ट है। मैट्रिक्स वाले पार्ट में क्या हुआ? क्रेब्स साइकिल चली, है ना। और हमें क्या मिला था? NADH और FADH2 मिला था, ठीक है। ये दोनों क्या थे? इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे, है ना। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स थे, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? अब ये NADH और FADH2 टूटेंगे, ठीक है। इनका ऑक्सीडेशन होगा और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे, प्रोटॉन्स जिसे कहते हैं, ठीक है। इनके पास हाइड्रोजन है तो ये अपना हाइड्रोजन दे देंगे, और ये हाइड्रोजन क्या होंगे? ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं हमें 1 2 3 4, इनके थ्रू ये कहा जाएगा, जो हमारा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है इनके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगी, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होंगे सारे हमारे इनर मेम्ब्रेन के स्पेस में चले जाएंगे। लास्ट टाइम आते शायद आपने क्वेश्चन भी पूछा था कि ये हाइड्रोजन आयंस कहाँ से आ रहे हैं ना? यस मैम। ठीक है, अभी क्लियर है ये कहाँ से आ रहे हैं हाइड्रोजन आयन? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे। जो हमारा इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये क्या है? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा, ठीक है। इस ग्रेडियंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या हुई? पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा हो गई है ना, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया मेम्ब्रेन में, और मैट्रिक्स में क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। अभी क्या होगा कि ATP सिंथेज क्या करता है?
वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है। फाइनल चीज जो हमें चाहिए है ना, जिसके लिए हमने इतना सारा प्रोसेस किया, अभी जो चीज हमें चाहिए वो क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो एटीपी सिंथेज क्या करेगा, वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करेगा। और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट होने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स चाहिए, है ना, प्रोटॉन्स चाहिए जो इसको कन्वर्ट कर सके। वो प्रोटॉन्स कहाँ से आएंगे, ये जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस में इतने सारे प्रोटॉन्स बने हैं वो यहीं से आएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो मेम्ब्रेन होता है, आपने पढ़ा होगा कि जो मेम्ब्रेन होते हैं वो परमेबल नहीं होते हैं, ठीक है, आयंस के लिए वो परमेबल नहीं है। तो इससे क्या करेगा, एटीपी सिंथेज एज अ फैसिलिटेटेड प्रोटीन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जो क्या कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स को वो मैट्रिक्स के अंदर लेकर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन ने अपना क्या किया, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट जो हमें चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू, वो चीज हमें मिल जाएगी। इतना क्लियर है सभी को? किसी को समझ में नहीं आया हो प्लीज बताओ मुझे। मैम हम्म मैम ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से एक और बार रिवाइज करा दीजिए ना। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट का मतलब है, अच्छा मैं पूरा ही बताती हूँ। पहले हमारे ये जो नीचे है ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर हमने अभी ऊपर देखा था कि क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स साइकिल से जो हमें प्रोडक्ट्स मिले थे वो NADH और FADH2 मिला था, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, ये NADH और FADH2 ऑक्सीडेशन करके ये हाइड्रोजन आयंस हमें दे देंगे, ठीक है। ये टूटेंगे और इनसे हमें हाइड्रोजन आयंस मिलेंगे। तो ये हाइड्रोजन आयंस क्या होंगे, अब वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में मूव करेंगे, ठीक है। हमारे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इन्हीं कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये मूव कर जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब जब हाइड्रोजन आयन मूव करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। जब पॉजिटिव, तो ऊपर समझो पॉजिटिव ज्यादा हो गया तो नीचे क्या हो गया, नीचे नेगेटिव चार्ज बच गया, नीचे पॉजिटिव कम हो गया, ठीक है। तो ये जो ग्रेडियंट बन रहा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस का, उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोल रहे हैं, ठीक है। अभी जो ये ग्रेडियंट बना, मैक्सिमम जो पॉजिटिव चार्ज थे वो कहाँ थे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर था, है ना। अभी उसे क्या करना है, हमें हाइड्रोजन आयन को वापस से नीचे लेकर आना है मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें एटीपी को बनाना है ना। और एटीपी को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वो हाइड्रोजन आयन चाहिए, एनर्जी चाहिए, जो कि क्या करे, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो जो एटीपी सिंथेज होता है वो एक टाइप का फैसिलिटेटेड प्रोटीन है, ऐसा कह लो कि वो क्या कर रहा है कि वो फैसिलिटेट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो तो परमेबल नहीं होता है ना, वो सारे आयंस को पास नहीं करने देता अपने थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एटीपी सिंथेज हेल्प कर रहा है उसे नीचे लाने में। और जो हाइड्रोजन आयन है उसके प्रेजेंस में जो हमारा एडीपी है वो फाइनली एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यस मैम। ओके, तो ये हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का पूरा पार्ट था। इसमें 4 स्टेप्स हुई, आप लोग को चारों स्टेप्स क्लियर है। ग्लाइकोलिसिस, फिर डीकार्बोजाइलेशन हुआ था, देन क्रेब्स साइकिल चली, और फिर फोर्थ लास्ट इज ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन हुआ। ये चारों स्टेप्स सभी को क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? देखो, अभी जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछी थी कि जो हमारे बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या हो रहा है, ठीक है।
देखिए ये चारों स्टेप्स हो रहे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। यहाँ पे जो हमारा कॉमन सबस्ट्रेट था क्या था, वो ग्लूकोज। ग्लूकोज को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, वो सभी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे, ठीक है। पहले वो अपने आप को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फर्दर आगे प्रोसेस करेंगे। कुछ हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलते हैं, वो भी ग्लाइकोलिसिस से एरोबिक रेस्पिरेशन में एंटर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा फैट मॉलिक्यूल था, फैट मॉलिक्यूल जब टूटता है तो क्या बनाता है, डाइजेशन में पढ़ाया आप लोग को, क्या फैटी बनता है, एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। तो यहाँ से जो ग्लिसरॉल होता है ये भी ग्लाइकोलिसिस से एंटर करता है, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे ग्लाइकोलिसिस से ही जाएंगे और ऑक्सीडेशन करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है। अभी कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो यहाँ से भी जा सकते हैं, पायरुवेट ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस से भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, फैट्स, वो सिर्फ क्रेब्स साइकिल में ही टूटेंगे, ठीक है। एंड सम अमाइनो एसिड्स भी यहाँ से जाते हैं, लेकिन जो मेन है फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन कहाँ पे होगा, सिर्फ और सिर्फ क्रेब्स साइकिल में होगा। क्यों होगा, कोई बता सकता है? क्योंकि देखो जो फैट मॉलिक्यूल होते हैं ना, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है एंड बाकी कार्बोहाइड्रेट्स है, अमाइनो एसिड्स है, ये तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी टूट जा रहे हैं, है ना। ग्लाइकोलिसिस हो रही है, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो जा रही है, ठीक है। वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूट जा रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। लेकिन जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इसे ब्रेक डाउन होने के लिए ऑक्सीजन इज मोस्ट नेसेसरी। विदाउट ऑक्सीजन ये कभी टूट नहीं सकता। फैट मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमेशा ऑक्सीजन चाहिए हमें, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग ये बात? यस मैम। यस मैम। इसीलिए देखो कभी कभी क्या होता है, आप लोग जिम वगैरह कभी गए होगे, वहां पे एक्सरसाइज करते हो तो आपने देखा होगा कुछ कार्डियो एक्सरसाइज होते हैं, HIIT एक्सरसाइज जिनको बोलते हैं, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग होती है ना। तो उसमें क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं और थोड़ा थोड़ा टाइम गैप देकर करते हैं। लाइक 15 सेकेंड्स के लिए हमने कोई किया, पुशअप किया, प्लैंक किया, देन हम 15 सेकेंड का रेस्ट लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम फिर से एक्सरसाइज करते हैं, फिर रेस्ट लेते हैं। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हैं ना। एक झटके से हम एक्सरसाइज नहीं करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेकर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कंटिन्यू रहता है, हमें एकदम से ब्रेथलेसनेस नहीं हो जाती है ना। धीरे धीरे करते हैं तो हमें ऑक्सीजन भी पूरा मिलता रहता है, ठीक है। तो वो एक्सरसाइज क्यों जरूरी होती है, फैट को तोड़ने के लिए। जब भी आप फैट बर्न वाली एक्सरसाइज देखोगे तो उस एक्सरसाइज में आपको ऐसे ही बताया जाएगा कि हमें स्लो करना है, स्लो बट कंटिन्यू, ठीक है। रिलेट कर पा रहे हो आप इस चीज को? तो आप हमेशा याद रखना कि फैट मॉलिक्यूल्स विदाउट ऑक्सीजन कभी नहीं टूट सकता है। फैट मॉलिक्यूल्स हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही टूटेगा, ठीक है। और ये थर्ड स्टेप जो हमारा क्रेब्स साइकिल चला है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसमें ही फैट मॉलिक्यूल्स टूटेंगे, ठीक है। ये क्लियर है इतना आप लोग को? मैम हम्म। मैम क्रेब्स साइकिल एक बार बता सकते हैं? क्रेब्स साइकिल ये देखो, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, जो हमारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, वो दो कार्बन मॉलिक्यूल कंपाउंड था, वो ऑक्सैलोएसीटेट से कंबाइन होता है, ठीक है, जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल का है। और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, फर्स्ट प्रोडक्ट हमारा सिट्रेट बना रहे हैं, ठीक है।
फिर फर्दर ये नेक्स्ट कंपाउंड्स बनाते रहते हैं अलग अलग, है ना। और जो मेन चीज है हमें यहाँ पे जो हमें चाहिए अकॉर्डिंग टू योर क्लास, जो हमें मेन प्रोडक्ट्स चाहिए NADH और FADH, उसका फॉर्मेशन वहाँ पे होता है और वो बाकी आगे हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। यस मैम। मैम वो बीच के 5 स्टेप्स इम्पोर्टेंट नहीं है 10th के लिए? नहीं, वो आपके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो आगे आप जो भी है सिट्रेट बन रहा है, फिर सिट्रेट से आइसोसिट्रेट बनता है, फिर मैलेट बनता है ना, तो इतना आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये सब मैंने बस बता दिया आपको। ये कभी भी ऐसा डिटेल आपसे पूछेगा नहीं अप टू 10th की ऐसा क्रेब्स साइकिल एक्सप्लेन करो या कुछ भी। आपसे क्या पूछेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। या फिर अगर क्रेब्स साइकिल आया भी तो वो ज्यादा नंबर का नहीं आएगा कि आपको पूरा एक्सप्लेन करना हो, ऐसा नहीं आता है, ठीक है। वो छोटे से में आएगा तो आप बता सकते हो। इतना स्टेप्स, ये सारी चीजें 11th 12th के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे जो भी प्रोसेस है कि आइसोसिट्रेट बन रहा है, फिर मैलेट बन रहा है, फिर वो रिसाइकलिंग हो रही है प्रोडक्ट्स की, है ना, तो वो सारे आप अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें और किसी को कोई डाउट? आज का क्लास समझ में आया आप लोग को? सारे बच्चे आप लोग आंसर करो, आपको क्लियर है ये? वैष्णवी, कृतिका, Yes, ma'am. आर्यन, यस मैम। देखो आप लोग को ये रिवाइज करना पड़ेगा ना, घर जाके आप एक एक पॉइंट्स को रिवाइज करना। एंड उस कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद से रिसर्च करने की उसकी कोशिश करना, उसके आंसर्स फाइंड आउट करना, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझसे पूछना, ठीक है। लेकिन आप लोग इसको रिवाइज जरूर करना, नहीं तो आप फिर भूल जाओगे, आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा ये, ठीक है। चारों स्टेप्स आपको समझ में आया ना, एरोबिक रेस्पिरेशन का और एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी आगे का पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, ठीक है। चलो, थैंक यू क्लास। मैम थैंक यू। हाँ मैम ये PDF भेज दीजिएगा ना ग्रुप में। हाँ, PDF में भेज दूंगी, ठीक है। मैम ये मिलता नहीं है हम लोग को। हाँ, वो सॉरी, एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरे लैपटॉप में वो PDF प्रिंट नहीं होता है, तो मैंने विशाल सर को बोला हुआ है, विशाल सर से एक बार मैं बात कर लूंगी, ठीक है। यस मैम। ठीक है, थैंक यू। Thank you, ma'am.